नमस्कार। आज फिर एक बार आप सबका आपके खुद के YouTube चैनल पे स्वागत है। आज कौन से विषय में बात करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ या हम किस बारे में जानना चाहेंगे। द टॉपिक इज़ द हॉट प्रेजेंट टॉपिक, श्रीलंका क्राइसिस। श्रीलंका क्राइसिस। आज श्रीलंका की हालत बहुत बदतर है, बहुत ख़राब है और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग बहुत जानकार हो, आपको ये पता भी है कि अभी हाल फिलहाल श्रीलंका में क्या हालात है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा मैं आपको बैकड्रॉप दूंगा, उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। थोड़ा ही इसलिए बिकॉज मैं आपका ध्यान उस श्रीलंका क्राइसिस पे नहीं, उसके पीछे के कारणों पे नहीं, लेकिन उस क्राइसिस में आपदा में अवसर शायद भारत कैसे ढूंढने जा रहा है, उस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आज अपना मेन विषय ये है कि श्रीलंका क्राइसिस में भारत किस तरह से आपदा में अवसर ढूंढ सकता है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि श्रीलंका में आज क्या हो रहा है। वैसे तो न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में आपने तो पढ़ा ही होगा, सुना होगा कि श्रीलंका के हालात बहुत बदतर है। खाने पीने के लाले पड़े हुए, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, करेंसी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन श्रीलंका राइट नाउ। एक थोड़ा सा बैकड्रॉप और उसके पीछे के कारण है, लेकिन सिंस ये अपना आज का विषय नहीं है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब आज जो श्रीलंका के हालात है उसके पीछे बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण हैं। एक कारण, सबसे पहले मेन कारण, श्रीलंका में राइट नाउ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई दर बहुत ज़्यादा है। आप पूछोगे कितना, तो इट्स 17.5%। फेब्रुआरी 2022 मतलब बस एक महीने पहले श्रीलंका का इन्फ्लेशन रेट था 17.5%, जो अब राइट नाउ और भी बढ़ा होगा। अब आप बोलोगे इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों, तो उसके पीछे कारण, सबसे पहला कारण श्रीलंका के जो पॉलिसीज़ थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थे, वो बहुत गलत थे। सबसे पहले तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के हिसाब से, वोट्स जीतने के हिसाब से, इलेक्शन जीतने के हिसाब से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स कम किए, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा कम किए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा। नाउ नॉट ओनली दैट, अब गवर्नमेंट का जब रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन अब सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो इसलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने और एक नई इनोवेटिव आइडिया निकाली। नई आइडिया नहीं है, आइडिया वैसे पुरानी है और कुछ कंट्रीज़ वो करके ऑलरेडी बर्बाद हो भी चुके हैं, लेकिन श्रीलंका ने वही रास्ता अपनाया और वो था एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करना। टैक्स का रेवेन्यू कम हुआ है, गवर्नमेंट के तिजोरी में पैसा कम आ रहा है, अब खर्चा कैसे चलाए, इकोनॉमी डाउन हो रही है, रिसेशन आ रहा है, तो इन दैट केस मार्केट में पैसा लाना पड़ेगा। तो वो कैसे लाए, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सबसे इजी रास्ता अपना दिया, दैट इज़ प्रिंटिंग द एक्स्ट्रा करेंसी। तो भाई इन्होंने एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट की। अब जब आप करेंसी एक्स्ट्रा प्रिंट करते हो तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है आपके वैल्यू ऑफ मनी पे। तो वो वैल्यू ऑफ मनी, श्रीलंकन रूपी इतना गिर गया, आज आप विश्वास नहीं करोगे, आज की तारीख में $1 is equal to 299 श्रीलंकन रुपीस। कैन यू इमेजिन, $1 is ₹299, श्रीलंकन रुपीस 299। भारत के करेंसी में अगर बात करेंगे तो भारत का 25 पैसा ये श्रीलंका का ₹1 है। भारत का 25 पैसा ये श्रीलंका का ₹1 है। सो यू कैन इमेजिन, इतनी बदतर हालत। अब करेंसी जब इतनी वीक हो जाती है
तो नतीजा किस पे होता है? आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। ऑयल के लिए जैसे भारत बाहर दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है, वैसे ही श्रीलंका भी दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब आपके करेंसी की वैल्यू कम होती है तो आपको बदले में कितना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, दैट यू कैन इमेजिन। ऑन द टॉप ऑफ इट, श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी नहीं है। उनके रिजर्व्स भी बहुत कम हो चुके हैं। जितना उनका ऑयल का इंपोर्ट का बिल आता है उससे कम उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। नतीजा, अब बाहर से ऑयल लेना भी उनको नहीं परवड़ता है, उनको अफोर्ड नहीं होता है, एज वेल एज फॉर द अदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, फॉर द अदर डोमेस्टिक गुड्स जो श्रीलंका में नहीं बनते लेकिन हाउस होल्ड कमोडिटीज़ की वजह से उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो भी जो इंपोर्ट उन्हें करने पड़ते हैं वो भी अब कॉस्टली हो चुके हैं। नाउ व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट्स? श्रीलंका का मेन एक्सपोर्ट हुआ करता था टी, चाय पत्ती एंड राइस। तो बीच में अपने जो प्रेसिडेंट राजपक्षे हैं, श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजपक्षे और उनकी कैबिनेट इतने अक्लमंद, ये वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट लोगों के चक्कर में पड़े। ये वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट लोग किस तरह से एडवाइसेस देते हैं, क्यों एडवाइसेस देते हैं, और उनका एडवाइस कंट्री को आबाद करने के लिए होता है कि बर्बाद करने के लिए होता है, ये सब आपको पता है। ये सिर्फ एक एजेंडा पे चलते हैं और वही इनके साथ श्रीलंका के साथ हुआ। इन वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने इनको एडवाइस दी, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ये एडवाइस पे अमल करने के लिए अब राजपक्षे गवर्नमेंट ने उधर के फार्मर्स को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देना बंद कर दिया, इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स देना बंद कर दिया, एंड दे स्टार्टेड ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग। नतीजा, आज श्रीलंका का टी प्रोडक्शन इज़ 50% डाउन। 50% डाउन। उनका 50%, उनका मेन चाय पत्ती एक्सपोर्ट होती थी, आज उनके एक्सपोर्ट्स 50% डाउन हो गए क्योंकि प्रोडक्शन 50% कम हो चुका है। राइस का प्रोडक्शन 20% कम हो चुका है। नतीजा, आज उनके देश में फूड शॉर्टेज भी हो गया है। तो पहले ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता था, अब इनको ऑयल के साथ साथ राइस भी इंपोर्ट करना पड़ता है और बाकी फूड प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट करेंसी का इतना ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, करेंसी बहुत गिर चुकी है। नतीजा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होते जा रहे हैं। और एक कारण यह है कि चाइना जैसे कंट्री के चक्कर में पड़ के श्रीलंका ने बहुत डेब्ट्स लिए हुए हैं, बहुत कर्जे लिए हुए हैं। श्रीलंका की एक्सटर्नल डेट इज 119% ऑफ जीडीपी इन 2021। तो पूरे श्रीलंका का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 119%, 119% उनकी एक्सटर्नल डेट है। और अब आप सोचिए, इस हालातों में अगर सपोज आपकी करेंसी गिर जाती है तो आपकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है? ना इंपोर्ट करने के लिए पैसा है, ना डेट्स पे करने के लिए पैसा है, ना देश की डेवलपमेंट करने के लिए पैसा है, यहाँ तक कि अपने लोगों को खिलाने पिलाने के लिए भी पैसा नहीं है। इस बदतर हाल में श्रीलंका आज पहुंची हुई है। और आप ये मत सोचिए कि छोड़िए ना, क्या फ़र्क पड़ता है श्रीलंका में जो होता है, हमें भारत में क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और आज की तारीख में भारत इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है कि हमारे दो पड़ोसी मुल्क, हमारे दो नेबरिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान एज वेल एज श्रीलंका, ये दोनों इकोनॉमिक मतलब आर्थिक एंड पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक संकटों से गुजर रहे हैं। और जिस देश में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसे नेबर्स ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं, क्योंकि फिर वो अपने आप को किसी को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिकॉज राइट नाउ सर्वाइवल इज देयर प्रायोरिटी, नथिंग एल्स। और भारत दो जगह पे ऐसे पड़ोसी मुल्क पाल नहीं सकता, ये भारत की मजबूरी हो चुकी है। तो श्रीलंका को इस डेब्ट के चक्कर में फंसाने वाला चाइना, श्रीलंका को इस एग्रीकल्चर क्राइसिस में फंसाने वाले वेस्टर्न कंट्रीज, उनके ग्रेट इकोनॉमिस्ट्स, और आज उनकी मदद के लिए इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है।
और चाइना तो अभी राइट नाउ मदद की सोच भी नहीं सकता, बिकॉज चाइना खुद अपने आर्थिक संकटों में उलझा हुआ है। मैंने पहले के यूट्यूब वीडियोस में भी काफ़ी बार बोला हुआ है कि चाइना के इंटरनल हालात बहुत ख़राब है। द ओनली थिंग, उनकी मीडिया पे जो कंट्रोल है, जो मीडिया पे पाबंदियां हैं, उसकी वजह से हकीकत सामने नहीं आती। लेकिन उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो चुका है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वहाँ पे ओवर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। सो राइट नाउ चाइना इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प श्रीलंका। और अगर वो पोजीशन में रहेगी भी तो भी वो करना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो श्रीलंका को और बर्बाद होने के लिए इंतज़ार करेंगे, ताकि उन्हें और कुछ उनसे लूटने मिले एट चीपेस्ट प्राइस। एंड चाइना हैज़ नेवर हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ एनीवन, ये पूरे इतिहास में सबको पता है। तो ऐसे वक्त पे अब आगे आना पड़ता है भारत को श्रीलंका को बचाने के लिए। सो ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका को बचाने के हिसाब से भारत ने पिछले महीनों में बहुत मदद श्रीलंका को की हुई है। मैं कुछ गिने चुने आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हाल फिलहाल भारत ने श्रीलंका को 1 बिलियन US$ की एक्स्ट्रा क्रेडिट लाइन दी है। एक्स्ट्रा क्रेडिट लाइन मतलब श्रीलंका भारत से 1 बिलियन US$ के गुड्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ऑयल एक्स्ट्रा ले सकता है। जितना हम उनको हमेशा देते हैं उससे ज़्यादा की क्रेडिट लाइन हमने दी है, मतलब इसका पेमेंट वो हमें बाद में आराम से कर सकते हैं। इसकी वजह से श्रीलंका के जो फूड प्राइसेस है, जो फ्यूल कॉस्ट है, वो थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ जाएगी। उसके अलावा अभी फरवरी 2022 में भारत ने श्रीलंका को 500 मिलियन US$ का शॉर्ट टर्म लोन दिया है। किस लिए? टू परचेज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब वापस ऑयल के लिए। ठीक है। उसके पहले नवंबर 2021 में भारत ऑलरेडी श्रीलंका को 100 टन्स नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर्स दे चुका है, ताकि उन्होंने वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो रायता फैला के रखा था उसमें से उभरने के लिए उनको मदद मिलेगी, उनका फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके अलावा भारत ने अभी तक श्रीलंका को 2 लाख मेट्रिक टन क्रूड ऑयल सप्लाई किया है। अदर दैन दैट अब श्रीलंका को हम लोग राइस शिपमेंट्स भेज रहे हैं। देखना आयरॉनी, जो श्रीलंका पहले राइस एक्सपोर्ट करता था अब उसे हमसे लेना पड़ रहा है, वो भी भीख के तौर पे। इसके अलावा भारत ने श्रीलंकन सेंट्रल बैंक को 500 मिलियन US$ का करेंसी स्वैप अलाउ किया है। तो इसका मतलब उनके जो राइट नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कम हुए हैं, तो वो हमारे साथ करेंसी स्वैप करके हमसे डॉलर्स ले सकते हैं। तो जितना हो सके उतना हम श्रीलंका को मदद कर रहे हैं। जितना हो सके इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए हम उन्हें मदद कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कब तक ये चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा कि हर बार हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को दोस्त के हिसाब से अच्छी सलाह देते हैं कि भैया यहाँ पे धोखा है, ये मत करो। हम आपके भरोसेमंद नेबर हैं, हम आपके भरोसेमंद साथी हैं, दोस्त हैं, आप इस दूसरे किसी देश के फैलाए हुए जाल में मत फंसो। लेकिन नहीं, करेंगे हम वो जो हमें चाहिए। और श्रीलंका के इस राजपक्षे फैमिली ने, जिन्होंने इस देश को अपना गुलाम बना के रखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज प्रेसिडेंट राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर राजपक्षे, आप विश्वास नहीं करोगे श्रीलंका के गवर्नमेंट में 11 मिनिस्टर्स आर फ्रॉम द सेम फैमिली राजपक्षे। अब आप बोलिए, अपनी फैमिली का रूल चलाने के लिए आप पूरे देश को गिरवी रखने को तैयार हो जाते हो, इस हालात में लेकर आते हो, और अब सफ़र हो रही है आपकी जनता। और फिर उस वक्त मदद करने के लिए आगे कौन बढ़े? भारत।
कब तक, कब तक? तो अब वक्त आ चुका है ये फ्री फंडिंग बंद करने का। कब तक किसी को फ्री में पोसते रहेंगे हम? क्या हमारे देश की जनता कम है? क्या हमें पैसा नहीं चाहिए? हमारे भी खुद के रिक्वायरमेंट्स है। तो कब तक हम लोग ये चैरिटी करते रहेंगे? और मुझे लग रहा है कि अब प्रेजेंट अपनी जो गवर्नमेंट है भारत की, मोदी सरकार, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन वगैरह वगैरह बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करके अपने कपड़े उतार के दूसरे को पहनाना, इसे बेवकूफ़ी बोलते हैं बॉस। अगर मेरे पास 3 जोड़ी कपड़े हैं तो 2 जोड़ी अपने पास रख के मैं एक किसी को दूं, लेकिन मैं ही एक पहन के बैठा हूं तो वो उतार के मैं दूसरे को दूं, भैया सॉरी। और अपने प्राइम मिनिस्टर इतने इम्प्रैक्टिकल है ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे एक इंफॉर्मेशन ऐसे मिल रही है। आप बोल सकते हो कि मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, या आप बोल सकते हो कि मैं एनालाइज कर रहा हूं कि कहां पे ये चीज़ जाने वाली है। भारत इज नो मोर गोइंग टू मेक फ्री चैरिटी। मेरे एनालिसिस के हिसाब से इस मदद के बदले भारत श्रीलंका से कीमत वसूल करेगा, और वो कीमत होगी कच्चा थीवू आइलैंड। कच्चा थीवू आइलैंड जो पहले भारत का ही हिस्सा था। अब आप बोलोगे कच्चा थीवू आइलैंड कहाँ से आपने पैदा कर दिया, हमने तो शायद नाम भी नहीं सुना इसका। सही बात है, हमारे हिस्ट्री बुक्स में ये सब कुछ सिखाया नहीं जाता। आपको मैप दिखाता हूँ, मैप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा इस आइलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है। देखा आपने, कच्चा थीवू आइलैंड रामेश्वरम और श्रीलंका दोनों के बराबर बीच में। इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं आप? कल अगर सपोज चाइना ने ऑलरेडी श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका से लीज पे लिया हुआ है, जहाँ पे चाइना अपना नेवल बेस भी बना रही है। अब ये हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पे है, आप अगले मैप में देख लीजिए। ये है हम्बनटोटा पोर्ट, जो है श्रीलंका के डाउन साउथ साइड में। और मैं बात कर रहा हूँ उस कच्चा थीवू आइलैंड की, जो हिंद महासागर में रामेश्वरम एंड श्रीलंका इन दोनों के बीच में है। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप समझिए। कल अगर सपोज उस हम्बनटोटा पोर्ट पे चाइना ने अपना नेवल बेस बना भी लिया, तो भी उनके शिप्स को, उनके नेवल शिप्स को, उनके सबमरीन्स को भारत की तरफ कौन से साइड से आना पड़ेगा, और उसके बराबर बीच में अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक आइलैंड रहेगा कच्चा थीवू आइलैंड, तो हम चाइना की नेवी को वहीं पे दबोच सकते हैं। इसकी वजह से, इस आइलैंड की वजह से वी विल गेट ओवरऑल कंट्रोल इन दैट एंटायर स्ट्रिप। आप मैप ध्यान से देखते रहिए, यू विल गेट ओवरऑल कंट्रोल ऑन दैट एंटायर स्ट्रिप। करेक्ट? ये इस कच्चा थीवू आइलैंड का इंपॉर्टेंस है। ये आइलैंड आपकी जानकारी के लिए पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये आइलैंड पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। कच्चा थीवू आइलैंड वॉज पार्ट ऑफ भारत। लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी नामक जो प्राइम मिनिस्टर थी, जिन्हें आपकी मीडिया ने आयरन लेडी ऑफ इंडिया करके खाली फुकट सर पे चढ़ा के रखा है, उस औरत ने, उस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये आइलैंड श्रीलंका को दान में दे दिया। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने
हमारे कश्मीर के, लद्दाख के कितने सारे टुकड़े अक्साई चीन, पीओके जैसे कश्मीर, जैसे चाइना को, कभी पाकिस्तान को दान में दे दिए, वैसे ही इंदिरा गांधी ने ये पर्टिकुलर आइलैंड भारत और श्रीलंका के मैरीटाइम एग्रीमेंट के हिसाब से उनको दान में दे दिया। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक ब्लंडर हमारी गवर्नमेंट पहले कर चुकी है, और आज इस पर्टिकुलर आइलैंड का इंपॉर्टेंस मैं फिर एक बार आपके सामने रख रहा हूं। जस्ट थिंक फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये आइलैंड हमें चाहिए। एग्रीमेंट हम लोग अपने साइड से रिवोक कर सकते हैं, लेकिन उससे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत का नाम खराब होगा और भारत और श्रीलंका के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे, विच विल बी अनदर स्ट्रैटेजिक ब्लंडर। तो हमें ये आइलैंड चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती करके नहीं। तो अब अपने पास रास्ता है आर्म ट्विस्टिंग का, और वो आर्म ट्विस्टिंग है, हम आपकी इकोनॉमी बचाने में आपको मदद कर रहे हैं, हम आपको ज़िंदा रहने में आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपको आपकी कुर्सी में बैठने के लिए आपको मदद कर रहे हैं, तो हमें भी इस मदद के बदले कुछ चाहिए। और क्या चाहिए? तो हमें चाहिए कच्चा थीवू आइलैंड। मेरे एनालिसिस के हिसाब से और मेरे कुछ सोर्सेस के हिसाब से भारत सरकार श्रीलंकन गवर्नमेंट से ऑलरेडी बात कर रही है कि ये आइलैंड हमें 99 ईयर्स के लीज पे मिले। सो 99 ईयर्स के लीज पे अगर हमें आइलैंड मिलता है, तो आप सोच सकते हैं स्ट्रैटेजिकली कितना एडवांटेज होगा। लेकिन अगर यह एडवांटेज इतना ही होता तो मैं इतनी राम कहानी आपको क्यों बताता। तो अब दूसरी सस्पेंस वाली परत खोलता हूं। रामेश्वरम से लेके श्रीलंका तक जो सी है, अंडर द सी थोरियम के रिजर्व्स है। थोरियम इज अ मिनरल विच इज वेरी मच इफेक्टिव, more energetic, it has got more energy than uranium and any other fossil fuel। किसी भी यूरेनियम या फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा एनर्जी थोरियम में रहती है, जो न्यूक्लियर पावर का एक सोर्स होता है। और न्यूक्लियर पावर हमें क्यों चाहिए? ये सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, ये न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं है। अब बात है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की। हम न्यूक्लियर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं भारत कैन बी एनर्जी सरप्लस नेशन with the help of thorium as well as with the help of solar energy। इसकी वजह से हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन कोल वो कम हो जाएगा। दैट कोल कैन बी यूज फॉर सम अदर पर्पजेस, वो कहीं और जगह पे यूज हो सकता है। आज भारत सरकार ने रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन नियरली 90% लेवल तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए थोरियम कितना ज़बरदस्त हेल्पफुल साबित हो सकता है, यू कैन इमेजिन। एंड ये समुंदर में जो थोरियम के रिजर्व्स है उन पे कंट्रोल रखने के लिए हमें ये कच्चा थीवू आइलैंड चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए फेब्रुआरी 2021 में भारत सरकार के एक मंत्री और एक्स आर्मी जनरल वीके सिंह ये स्टेटमेंट ऑफिशियली दे चुके हैं कि भारत श्रीलंका के साथ इस प्रोसेस में है टू टेक बैक कच्चा थीवू आइलैंड ऑन लीज ऑफ 99 ईयर्स। ये स्टेटमेंट वो फेब 2021 में दे चुके हैं, जिसका इंपॉर्टेंस शायद किसी को पता नहीं होगा, लेकिन उस वक्त श्रीलंका के पास कुछ तो ताकत थी हाँ ना नुकुर करने की, लेकिन आज उनके पास वो ताकत नहीं है। और इसीलिए मुझे ये स्ट्रांगली फीलिंग है कि भारत अब ये आइलैंड अपने पास लेके रहेगा। सो एक तीर से दो निशान मारे जाएंगे, एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट पोर्ट एंड सेकेंड थोरियम रिजर्व्स। और आपकी जानकारी के लिए अगर ये हुआ तो सबसे ज़्यादा दुख सिर्फ दो लोगों को होगा। एक मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो हिंदू होने की नौटंकी मचा के राम सेतु करके जो प्रोजेक्ट लेके घूम रहे हैं और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाके इन्होंने नौटंकी रायता फैलाया हुआ है,
कि हमें राम सेतु नेशनल हेरिटेज करके डिक्लेयर करो। मोदी सरकार हिंदुत्ववादी सरकार होने के बावजूद अगर राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर नहीं करती तो क्यों नहीं करती, इसका रीज़न है उन थोरियम रिजर्व्स में। एक बार हमने उस राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद हमें वहाँ से थोरियम एक्सट्रैक्ट करने की, एक्सप्लोर करने की परमिशन नहीं मिलेगी। एंड इन दैट केस दैट थोरियम रिजर्व बिकम्स अ फ्री प्लेग्राउंड फॉर चाइना। चाइना कर सकती है क्योंकि उनके लिए वो नेशनल मॉन्यूमेंट नहीं है, और हमें करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अगर हम उसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी यही चाहते थे। क्यों? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को पैसे कहाँ से आते हैं, अब आज की तारीख में ये कोई सीक्रेट नहीं रहा। ही हैज़ बीन अ चाइनीज एंड यूएस एजेंट एंड ही विल रिमेन अ चाइनीज एंड यूएस एजेंट। और आप बोलोगे दूसरा इंसान कौन है जिसे दुख होगा? ऑब्वियसली चाइना से आने वाले पैसों पे पलने वाली और एक फैमिली है, एंटोनियो माइनो, जिसे आप सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि गांधी परिवार ने, राहुल गांधी वॉज अ सिग्नेटरी, और उस राहुल गांधी ने, एंटोनियो माइनो मतलब सोनिया गांधी ने चाइना के सीसीपी के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक सीक्रेट एमओयू किया हुआ है जिसके कंटेंट्स तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी पता नहीं थे। एंड अकॉर्डिंग टू दैट एमओयू दिस थोरियम रिजर्व्स विल बी गिवन टू चाइना। लेकिन ये गेम फ्लॉप होगा अगर भारत को एक कच्चा थीवू आइलैंड मिलेगा। और अब मुझे ये स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है, और जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, कि जो मदद हम इस बार श्रीलंका को दे रहे हैं वो मदद नहीं होगी, ये सौदा होगा। और ये सौदा यही होगा, मुश्किल के समय हमने आपको बचाया है, अब आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपनी दोस्ती साबित करो और ये आइलैंड हमें 99 ईयर्स के लीज पे दो। एंड दिस विल बी अ बिग विन फॉर भारत स्ट्रेटेजिकली एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी सेक्टर। आज का मेरा विषय इतना ही था। आज की अपनी सरकार बहुत दूरदर्शिता से सोचने वाली है और प्रैक्टिकल है, और शुक्र है भगवान का अपने देश के लोगों ने अक्कल लगा के किसी भी फ्री बीज के चक्कर में ना आते हुए मोदी जैसे पंतप्रधान को जिता के दिया है, और आज हमें उसका फल मिल रहा है। और ये फल जब मिलेगा, जब ये ऑफिशियली डिक्लेयर होगा, सच कहता हूँ मैं तो बहुत खुश होगा, बिकॉज मेरे लिए वो न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल एज स्ट्रेटेजिक, ये दोनों चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। आज का अपना विषय इतना ही, यही मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि शायद इस बार भारत फ्री चैरिटी करने वाला नहीं है। एंड आई होप ये जल्द से जल्द हो और आपके सामने इस बात का गवाह आपके सामने मिल जाए। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।